हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे कोर न्यूज़। नॉर्थ कोरिया स्लैम्स यूएस सैंक्शंस ऑन साइबर क्राइम सेज प्रेशर टैक्टिक्स विल फेल। नॉर्थ कोरिया ने जो यूएस के द्वारा साइबर क्राइम पर प्रतिबंध लगाए गए हैं उनकी निंदा की है और कहा है कि ये प्रेशर करने वाले टैक्टिक्स फेल होने वाले हैं एट द एंड। इसमें हम जो आर्टिकल आया था उसका इंट्रो देखेंगे और एपीईसी का बेसिक इन्फॉर्मेशन देखेंगे, ग्लोबल इम्प्लीकेशन देखेंगे साइबर क्राइम से रिलेटेड, नॉर्थ कोरिया की काउंटर नरेटिव जो हैं उनको देखेंगे, जियोपॉलिटिकल टेंशंस जो होती हैं साइबर क्राइम की वजह से वो देखेंगे और कुछ क्राइम्स देखेंगे और साइबर क्राइम इन इंडिया एंड रिलेटेड लॉज की चर्चा करेंगे। रिसेंटली जो है उत्तर कोरिया ने साइबर अपराधों पर अमेरिकी प्रतिबंधों की निंदा की और उन्होंने कहा उनकी दबाव की रणनीति जो है विफल रहेगी। उत्तर कोरिया ने गुरुवार को ट्रंप प्रशासन द्वारा अपराधों की निंदा की है और उसके अवैध परमाणु हथियार कार्यक्रम को वित्त पोषित करने में मदद करते हैं। मतलब जो साइबर क्राइम्स वगैरह हैं वो उनको वित्त पोषित करने में हेल्प करते हैं, इसलिए उन्होंने उसकी निंदा की है। इसके साथ ही जो वित्त मंत्रालय है उन्होंने कहा है कि उत्तर कोरिया की जो राज्य प्रायोजित हैकिंग है वो 3 वर्षों में $3 अरब से भी ज़्यादा है, जो कि बाकी उससे भी ज़्यादा उन्होंने डिजिटल संपत्ति चुराई है जो बाकी अन्य विदेशी कर्ता के द्वारा उनसे कहीं ज़्यादा अधिक है। और उसके साथ ही उन्होंने ऐसा भी कहा है कि उत्तर कोरिया के उप मंत्री किम उन चोल ने उत्तर कोरिया के औपचारिक नाम डेमोक्रेटिक पीपल्स ऑफ रिपब्लिक ऑफ कोरिया का हवाला देते हुए एक बयान में कहा है कि वर्तमान अमेरिकी प्रशासन में डीपीआरके के प्रति अपनी शत्रुतापूर्ण रुख को स्पष्ट कर दिया है। हम भी किसी समय हम भी किसी भी समय धैर्य के साथ इसका मुकाबला करने के लिए उचित कदम उठाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि अमेरिकी प्रतिबंध जो हैं वो उनके वर्तमान रणनीतिक स्थिति और सोच और दृष्टिकोण को चेंज नहीं कर सकते। किम जोंग उन ने 2019 में ट्रंप के साथ अपने विवाद से वॉशिंगटन और सियोल के साथ किसी भी प्रकार की बातचीत से परहेज किया है। तब से उन्होंने रूस को अपनी विदेश नीति का केंद्र बना लिया है। यूक्रेन पर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के युद्ध को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए हजारों सैनिकों को और सैन्य उपकरण भेजे हैं, जबकि अमेरिका के नेतृत्व वाले यूएस लेड वेस्ट जो है उसके खिलाफ एकजुट मोर्चे में उत्तर कोरिया के लिए बड़ी भूमिका हासिल करने के तेजी से मुखर रणनीति का पालन कर रहे हैं। हाल ही में एक भाषण में किम ने वॉशिंगटन से आग्रह किया है कि वह कूटनीतिक बहाल करने से पूर्व शर्त के रूप में उत्तर कोरिया से अपने परमाणु हथियार सौंपने की मांग छोड़ दें। नॉर्थ कोरिया परमाणु हथियार जो है नहीं सौंपेगा, ऐसा उन्होंने भाषण में कहा है। उन्होंने ट्रंप के उस प्रस्ताव को नजरअंदाज कर दिया जिसमें उन्होंने पिछले हफ्ते एपीईसी के समिट में भाग लेने वाले विश्व नेताओं के साथ बैठक के लिए दक्षिण कोरिया में अमेरिकी राष्ट्रपति के दौरे के दौरान मुलाकात की बात कही थी। एपीईसी क्या है? एपीईसी की स्थापना 1989 में हुई थी और ये 21 अर्थव्यवस्थाओं का संघ है जो संतुलित, समावेशी, सतत और नवोन्मेषी विकास को बढ़ावा देने के साथ एशिया प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक एकीकरण को आगे बढ़ाने पर काम करते हैं। इसमें जो है देशों को देश नहीं बोला जाता, कंट्री नहीं बोला जाता, बल्कि इकोनॉमीज बोला जाता है, क्योंकि ये इकोनॉमिक कॉरपोरेशन है, ताकि राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बजाय आर्थिक सहयोग पर जोर दिया जा सके। इकोनॉमिक कॉरपोरेशन ये कुछ कंट्रीज हैं और ये हमेशा एशिया पैसिफिक है, इसलिए ये वाली कंट्रीज हैं पैसिफिक वाली। एपीईसी का उद्देश्य वस्तुओं, सेवाओं, निवेश और जन आवागमन को सुगम बनाना है। इसके लिए यह सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को सरल बनाता है, व्यावसायिक वातावरण में सुधार लाता है और क्षेत्रीय नीतियों और मानकों में सामंजस्य स्थापित कर व्यापार और आर्थिक एकीकरण को सशक्त बनाता है। भारत जो है वो एपीईसी का मेंबर नहीं है, लेकिन इसके कई सदस्य देशों के साथ उसके मजबूत राजनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक संबंध हैं। मतलब भारत के उनके साथ रिलेशन अच्छे हैं, बट भारत उनका मेंबर नहीं है। इंडिया एंड एपीसी का क्या रिलेशन है? साझा दृष्टिकोण। एपीईसी और भारत की हिंद प्रशांत रणनीति दोनों ही एक स्वतंत्र, खुले और समावेशी क्षेत्रीय व्यवस्था पर जोर देते हैं जो पारदर्शिता और कनेक्टिविटी और इंटरनेशनल रूल्स के प्रति सम्मान पर आधारित है। कनेक्टिविटी और एकीकरण, आपूर्ति श्रृंखला अनुकूलन, बुनियादी डिजिटल कनेक्टिविटी पर एपीईसी का एजेंडा एक्ट ईस्ट पॉलिसी, एम महासागर तथा इंडो पैसिफिक महासागर पहल जैसी पहलों के तहत भारत के प्रयासों का पूरक है। डिजिटल और नवाचार, एआई, डिजिटल अर्थव्यवस्था और नवाचार संचालित विकास, एपीईसी का नया जोर भारत के घरेलू कार्यक्रमों जैसे डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और इंडिया ईआई के साथ संरेखित है, मतलब सेम है, जो इस क्षेत्र में एक डिजिटल सेतु के रूप में भारत की भूमिका को मजबूत करता है। चूंकि एपीईसी जैसे जैसे अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के एजेंडे का विस्तार कर रहा है, भारत भी अपनी क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं
के साथ अनौपचारिक रूप से सहयोग करने और हिंद प्रशांत की आर्थिक संरचना के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के नए अवसर प्रदान करता है। अब हम बात करेंगे कि जो साइबर क्राइम्स है उसके ग्लोबल इम्प्लीकेशंस क्या है। सबसे पहला व्यक्तिगत प्रभाव, डेटा और पहचान की चोरी। जैसा कि हमें पता है कि साइबर अपराध से जो व्यक्तिगत डेटा और वित्तीय जानकारी चोरी हो जाती है। जैसा कि आपने कई बार देखा होगा कि हमारे फ़ोन में अगर कोई लिंक वगैरह आती है या डिवाइस में, अगर हम उस पर टैप करते हैं तो हमारा पर्सनल डाटा शेयर हो जाता है या फिर हमारी जो आईडी है उनके पास लॉगिन हो जाती है और हमें पता भी नहीं चलता। तो ये बहुत गलत चीज़ है। इससे पहचान और डेटा चोरी हो जाता है। व्यक्तिगत सुरक्षा, परिष्कृत हमले। इससे जो है परिष्कृत हमले और घोटाले व्यक्तियों को प्रत्यक्ष नुकसान पहुंचाते हैं और आपातकालीन प्रतिक्रिया क्षमताओं को प्रभावित भी करते हैं। विश्वास की हानि, व्यक्ति उन संगठनों पर विश्वास खो देता है जिन पर वे अपने व्यक्तिगत और वित्तीय डाटा सुरक्षा के लिए भरोसा करते हैं। मतलब हम जिनसे अपना पर्सनल डाटा शेयर करते हैं और वहां से अगर कहीं और चोरी हो जाए तो उससे विश्वास खत्म हो जाता है। आर्थिक प्रभाव, प्रत्यक्ष वित्तीय नुकसान। इसमें चोरी की गई धनराशि, रेनसवेयर भुगतान और निवेश की पहचान की चोरी से धोखाधड़ी से होने वाले नुकसान शामिल हैं। व्यवसाय में व्यवधान, साइबर क्राइम्स की वजह से ऑब्वियसली व्यवसाय में तो व्यवधान होगा ही। साइबर हमले के कारण महत्वपूर्ण डाउन टाइम होता है जिसके परिणाम स्वरूप उत्पादकता में कमी, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान आता है। प्रतिष्ठा को नुकसान, उल्लंघन से ग्राहकों का विश्वास खत्म हो जाता है जिससे दीर्घकालिक राजस्व हानि और ग्राहक पलायन और स्टॉक मूल्य में गिरावट हो सकती है। मतलब कि अगर हमने कहीं अपना डाटा शेयर किया और वहां से अगर हमारा डाटा और चोरी हो जाए तो पहले तो हमारी उस संस्था से विश्वास खत्म हो जाएगा और फिर बाद में कोई भी उस पर ट्रस्ट नहीं करना चाहेगा जिससे उन्हें नुकसान होगा। कुल लागत, साइबर अपराध की कुल वैश्विक लागत बहुत अधिक होने का अनुमान है जो संभावित रूप से प्रतिवर्ष खरबों डॉलरों का तक पहुंच सकती है। व्यापक सामाजिक और संगठनात्मक प्रभाव, उभरते खतरे, साइबर अपराध की प्रकृति लगातार नई तकनीकियों और प्रौद्योगिकी के साथ विकसित हो रही है जिससे ये बड़ी समस्या बन गई है। वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र, इंटरनेट जो है पूरे विश्व में फैला हुआ है। इंटरनेट की सीमाहीन प्रकृति संभावित लक्ष्यों और परिष्कृत अपराधों समूहों के विशाल वैश्विक पारितंत्र को जन्म देती है। साइबर असमानता, साइबर खतरों और जटिलता बड़े और छोटे संगठनों के बीच विकसित और उभरती अर्थव्यवस्था के बीच खाई को बढ़ा देती है। साइबर असमानता, क्योंकि मान लीजिए कुछ कंट्रीज में जो इंटरनेट है, एआई है, वो कम विकसित है, कुछ में ज़्यादा विकसित है, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो और भी ज़्यादा बड़ा हो जाता है। राष्ट्रीय और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर प्रभाव, ये राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करती है। वित्तीय रूप से प्रेरित घुसपैठ से राष्ट्रीय सुरक्षा गंभीर रूप से प्रभावित हो सकते हैं भले ही राज्य के लक्ष्यों से उनका कोई संबंध ना हो। महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे में व्यवधान, ऊर्जा ग्रिड, अस्पताल अब सारे इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। अगर उनमें से किसी एक को भी प्रॉब्लम होगी तो ऑब्वियसली सभी नागरिक जो हैं उससे प्रभावित होंगे। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र, रैमसवेयर हमलों के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में विशेष रूप से गंभीर परिणाम हुए हैं जिससे आपातकाल अस्पताल संचालन और रोगी देखभाल जो है बाधित हुई है। इस प्रकार जो साइबर क्राइम्स हैं उनके काफ़ी बुरे प्रभाव पड़ते हैं इकोनॉमी पे भी, व्यक्तिगत डाटा पे भी और देश पे भी। अब हम देखते हैं कि नॉर्थ कोरिया की काउंटर नैरेटिव क्या है। राज्य प्रायोजित साइबर अपराध के आरोपों के प्रति उत्तर कोरिया का जवाब पूरी तरह से इनकार करने वाला है। इन आरोपों की निंदा करते हुए इन आरोपों की निंदा करते हुए इन आरोपों को दुष्ट और मनगढ़ंत कहानियां बताया है जो संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य शत्रुतापूर्ण ताकतों द्वारा इसकी छवि खराब करने, प्रतिबंधों को उचित ठहराने और राजनीतिक दबाव बढ़ाने के लिए घड़ी गई। मतलब उन्होंने कहा है कि ये जो सैंक्शंस लगाए गए हैं, जो प्रतिबंध लगाए गए हैं, ये प्रतिबंधों को उचित ठहराने, छवि खराब करने के लिए और राजनीतिक दबाव बढ़ाने के लिए है। मनगढ़ंत कहानियां हैं, निराधार मनगढ़ंत कहानियां। अब इनके फीचर्स क्या हैं। उत्तर कोरियाई सरकारी मीडिया जैसे कि कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लगातार बयान जारी करते हैं कि साइबर हमलों और साइबर सक्षम वित्तीय चोरी में किसी तरह की सलीमता से इनकार करते हैं। मतलब उन्होंने इसमें कोई शामिल ही नहीं है वो। अमेरिकी शत्रुता का आरोप, प्योंगयांग ने इन आरोपों को अमेरिका की शत्रुतापूर्ण नीति का हिस्सा बताया है कि इसलिए उन्होंने इस पर प्रतिबंध लगाए हैं। प्रतिबंधों के लिए मनगढ़ंत बहाना, इसको उन्होंने स्टोरी बनाया है कि ये जस्ट एक स्टोरी है, ऐसा कुछ भी साइबर अपराध वगैरह नहीं होते हैं, ना ही कोई साइबर चोरियां होती हैं। आधिकारिक कथन में दावा किया गया है कि अमेरिका और उसके सहयोगी बुरी भावना से प्रेरित अफवाहें और बेकार किसी भी साजिशें फैला रहे हैं। जब परमाणु मुद्दों और मानवाधिकारों से संबंधित अन्य दबाव की रणनीतियां अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में विफल हो जाए तो वो ऐसे प्रकार के प्रतिबंध लगाने लग जाते हैं।
आत्मरक्षा का संप्रभु अधिकार। उत्तर कोरिया ने कहा है कि वह अमेरिकी दबाव की रणनीति का मुकाबला करने के लिए उचित कदम उठाएगा और प्रतिबंधों से उसकी रणनीतिक स्थिति और उसकी सोच और उसके दृष्टिकोण में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। आरोपों का खंडन। उत्तर कोरिया मानवाधिकार उल्लंघनों की रिपोर्टों और परोक्ष रूप से अन्य देशों से संयुक्त राष्ट्र उस पर आरोपित आपराधिक गतिविधियों को आधिकारिक रूप से खारिज किया गया है और इन आरोपों को उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप मानता है। मतलब वो नहीं मानता कि कोई हस्तक्षेप करे। अमेरिका की शत्रुतापूर्ण नीति जो है वो इसका मेन कारण है, ऐसा उन्होंने बोला है। साइबर क्षमताएं एक रणनीतिक हथियार के रूप में। आपराधिक इरादे से इनकार करते हुए उत्तर कोरिया ने अपनी सामान्य साइबर क्षमताओं को राष्ट्रीय रक्षा के लिए एक वैध सर्व उद्देश्यीय तलवार के रूप में प्रस्तुत किया है जो उसके परमाणु हथियारों और मिसाइलों के समान है। यह कथन आत्मनिर्भरता और कथित बाहरी खतरों और प्रतिकूल पारंपरिक सैन्य संतुलन से बचाव की आवश्यकता पर जोर देता है। असमित युद्ध रणनीति। यह प्रतिकथा अमेरिका और दक्षिण कोरिया जैसे अधिक शक्तिशाली विरोधियों जो एक जुड़े हुए डिजिटल बुनियादी ढांचे पर अधिक निर्भर हैं के विरुद्ध प्रतिस्पर्धा के मैदान को समतल करने के लिए लागत प्रभावी और असमित साधन के रूप में मजबूत साइबर क्षमताओं के विकास को परोक्ष रूप से उचित ठहराती है। मतलब ये जो बड़ी कंट्रीज हैं उनके डेवलपमेंट के लिए ये सही है। यह उनकी साइबर गतिविधियों को केवल अपराध के बजाय राष्ट्रीय अस्तित्व और रणनीतिक आवश्यकता के रूप में प्रस्तुत करता है। आंतरिक दर्शकों पर ध्यान केंद्रित करना। शासक देश के भीतर सूचना प्रवाह पर लगभग पूर्ण नियंत्रण रखता है, इसलिए आधिकारिक आख्यान शत्रुतापूर्ण वातावरण के विरुद्ध संघर्ष को सुदृढ़ करने और शासन के कार्यों को अपने अत्यधिक नियंत्रण में जनसंख्या के समक्ष उचित ठहराने के लिए तैयार किया गया है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने कोई साइबर क्राइम वगैरह नहीं किए, ये सही है जो भी कर रहे हैं। साइबर क्राइम की वजह से क्या जियो पॉलिटिकल टेंशन हो रही हैं? भू राजनीतिक तनाव और साइबर अपराध। शासन कला के उपकरण के रूप में साइबर हमले। राष्ट्र बिना शारीरिक बल का सहारा लिए रणनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए साइबर अभियानों का यूज कर रहे हैं, जिससे बुनियादी ढांचे को नष्ट करना, बौद्धिक संपदा की चोरी करना आदि शामिल है और जनमत को भी प्रभावित करते हैं। मान लीजिए कोई कंट्री ए है, कोई कंट्री बी है, तो अगर वो बिना कोई फिजिकल फोर्स का सहारा लिए, शारीरिक बल का सहारा लिए इसको कंट्रोल में लाना चाहता है तो वो डायरेक्टली उसके डाटा और इंटरनेट पर अपना कब्जा वगैरह कर सकता है या फिर उसे प्रभावित कर सकता है, तो वो कंट्री अपने आप प्रभावित होगी। संगठनात्मक जोखिम में वृद्धि। भू राजनीतिक अस्थिरता सीधे तौर पर संगठनों के लिए साइबर जोखिमों के में वृद्धि से जुड़ी हुई है, जिसमें कई संगठनों ने अधिक हमलों और अधिक समग्र खतरे की रिपोर्ट की है। मतलब ये बड़ा हमला है साइबर हमला। राज्य और आपराधिक तत्वों के बीच धुंधली होती दिखाएं। राज्य समर्थित समूह अक्सर उपकरणों और तकनीकों का उपयोग करते हैं जो पारंपरिक रूप से वित्तीय रूप से प्रेरित आपराधिक तत्वों से जुड़े होते हैं, जिससे संगठनों के लिए उनके खिलाफ बचाव करना कठिन हो जाता है। राष्ट्रीय और संगठनात्मक रणनीति पर प्रभाव। लगभग 60% संगठनों ने बताया कि भू राजनीतिक तनावों ने उनकी साइबर सुरक्षा रणनीति को प्रभावित किया है, जिसके कारण विक्रेता चयन, बीमा नीतियां और परिवर्तन हुए हैं और कुछ देशों में कारोबार बंद करना पड़ा है। इन घटनाओं के उदाहरण क्या है? रूस यूक्रेन संघर्ष। 2022 में काइनेटिक आक्रमण से पहले उसके दौरान यूक्रेन के खिलाफ साइबर हमले किए गए थे, जिसमें वित्तीय, सार्वजनिक और आईटी क्षेत्र को निशाना बनाया गया और कुछ गैर लाभकारी संगठनों को भी निशाना बनाया गया। इजराइल ईरान संघर्ष। इन देशों के बीच साइबर हमलों में वित्तीय सेवाओं को अक्षम करना, क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज को बाधित करना और एक दूसरे के बुनियादी ढांचे के खिलाफ वितरित इनकार सेवा हमले शुरू करना शामिल है। इस तरह की घटनाएं आजकल देखी जा सकती हैं कि कोई देश दूसरे देश पे साइबर अटैक करता है या फिर उसको कमजोर करने के लिए साइबर अटैक करता है, तो ये बहुत हार्मफुल होता है किसी कंट्री के लिए। एलिग्ड क्राइम्स। कंप्यूटर या इंटरनेट का उपयोग करके किए गए अपराध, जिसमें फिशिंग, पहचान की चोरी जैसे वित्तीय धोखाधड़ी के साथ साथ साइबर बुलिंग और बाल शोषण जैसे गैर वित्तीय अपराध भी शामिल है। मतलब कई बार बच्चों का पर्सनल डेटा चुराकर उनका शोषण किया जाता है, साइबर बुलिंग की जाती है। इसके उदाहरणों में रैंसमवेयर हमले और मेलवेयर से लेकर सोशल मीडिया और क्रिप्टो एक्सचेंज से जुड़े जटिल ऑपरेशन शामिल हैं। वित्तीय धोखाधड़ी क्या होती है? इसमें फिशिंग, क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी और पहचान, व्यावसायिक चोरी, यूपीआई धोखाधड़ी शामिल है। घोटालेबाज पीढ़ियों से पैसे ठगने के लिए अंशकालिक नौकरी प्रस्ताव या ऐसा कुछ पेश करते हैं उन्हें, और बाद में उन्हें धोखा दिया जाता है और उनका जो पर्सनल डाटा वगैरह है वो चुरा लिया जाता है या फिर उनके जो पैसे वगैरह हैं वो चुरा लिए जाते हैं।
मेलवेयर और रैनसमवेयर, इसमें जो है डाटा चोरी करने के लिए या फिर पैसे वगैरह चोरी करने के लिए वायरस वगैरह या उनका यूज़ किया जाता है। ऑनलाइन उत्पीड़न और शोषण, इसमें साइबर धमकी और साइबर स्टॉकिंग और अश्लील सामग्री का प्रकाशन शामिल है। मतलब कि जो आपका, मान लीजिए किसी ने कोई डाटा चोरी कर लिया और उसके बाद वो कह रहे हैं कि वो आपका डाटा कहीं और प्रकाशित कर देंगे, और इसी कारण वो आपको धमकियां वगैरह देते हैं और आपका शोषण करते हैं। डेटा उल्लंघन, इसमें संवेदनशील और गोपनीय जानकारी भी चुरा ली जाती है। इसमें पर्सनल डेटा वगैरह चुरा लिया जाता है। इसमें कोई और भी रूप है जिसमें क्रिप्टो जैकिंग वगैरह शामिल है, जिसमें वेबसाइटों को बंद कर दिया जाता है और उनका उपयोग क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग के रूप में किया जाता है। अब देखते हैं हमें इसका इंडिया से क्या रिलेशन है। साइबर क्राइम्स इन इंडिया एंड रिलेटेड लॉज। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 आईटी एक्ट। भारत में साइबर अपराधों को मुख्य रूप से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिसे 2008 में संशोधित किया गया था ताकि हैकिंग, डेटा चोरी और ऑनलाइन धोखाधड़ी जैसे अपराधों को इसमें शामिल किया जा सके। इसमें साइबर अपराध और इसके दंड के उदाहरण, मतलब आप कौन सा साइबर क्राइम करोगे कि आपको कौन सा दंड मिलेगा। अगर आप हैकिंग करते हो तो 3 वर्ष का कारावास और 5 लाख रुपए का जुर्माना। कंप्यूटर संसाधनों का उपयोग करके छद्मवेश द्वारा धोखाधड़ी देते हो तो 3 वर्ष तक जेल और 1 लाख रुपए जुर्माना, या फिर दोनों भी हो सकता है। दूसरों की निजी तस्वीरें प्रकाशित करते हो तो धारा 66 के तहत आपको दंड दिया जाएगा। 66 के तहत आपको दंड दिया जाएगा। अगर आप अश्लील सामग्री का प्रकाशन करते हो तो 67 धारा के तहत आपको कारावास और जुर्माना सहित भी दंड हो सकता है। अब कुछ और भी अधिनियम वगैरह देख लेते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 न्यायालयीन कार्रवाई में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की स्वीकार्यता को नियंत्रित करता है। कॉपीराइट एक्ट जो है वो कॉपीराइट उल्लंघन से संबंधित मुद्दों को संबोधित करता है। आरबीआई एक्ट बैंकिंग धोखाधड़ी से निपटने के लिए हेल्प करता है। डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल भारत में व्यक्तिगत डाटा सुरक्षा के लिए प्रस्तावित कानून है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई जो है वो साइबर अपराधों में प्रयुक्त दूर संचार सेवाओं से संबंधित मुद्दों को इसलिए हर क्षेत्र में हमारे देश में जो है कानून बनाए गए हैं ताकि लोगों को सुरक्षा की जा सके। इतने सारे कानून क्यों बनाए गए हैं? गोपनीयता का अधिकार जो है हमारा, वो आर्टिकल 21 है, उसके अंदर आता है हमारा प्राइवेसी। तो प्राइवेसी हर किसी को मिलनी चाहिए, इसीलिए उसके लिए वहाँ पे अलग अलग नियम बनाए गए हैं हमारे डिजिटल डाटा को सेव करने के लिए, प्राइवेट रखने के लिए। तो इस तरीके से भारत में बहुत सारे लॉज हैं जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़, जिसमें हमारा मेन टॉपिक तो साइबर क्राइम्स पे डिस्कस करना था। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।